सो ब्रेक के पहले हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। 4 प्रॉपर्टी डिस्कस किया गया था। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, आफ्टर दैट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन टाइम डोमेन, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो और एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इस प्रॉपर्टी का सच कोई नाम तो मुझे किसी बुक में नहीं मिला है, इंटरनेट पे नहीं मिला है। तो जस्ट वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म। बेसिकली क्या है, एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म इज जी ऑफ ओमेगा। एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर जी ऑफ ओमेगा है तो यहां पे बोला गया है इस फंक्शन के साथ अगर टी टू द पावर एन मल्टीप्लीकेशन में रहता है। फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है, फंक्शन के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में, टी टू द पावर एन, वेर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एन जो है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके तो टी टू द पावर एन मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे टी स्क्वायर टी क्यूब अगर हम ये मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1, अगर हम डेफिनेशन 1 यूज करते हैं तो डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग आएगा आयोटा टू द पावर एन, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इनटू nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ ओमेगा। nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ ओमेगा ये आ जाएगा। ओके एंड अगर हम सेकेंड डेफिनेशन यूज करते हैं तो सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टी टू द पावर एन इंटू एफ ऑफ टी, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा। यहां पे जैसे आयोटा टू द पावर एन आया था, यहां पे क्या आएगा माइनस आयोटा टू द पावर एन। मैंने पहले भी बोला है फर्स्ट डेफिनेशन और सेकंड डेफिनेशन में जिस प्लस माइनस साइन का डिफरेंस आएगा, तो यहां पे होगा माइनस आयोटा टू द पावर एन इंटू nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ ओमेगा। तो ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना वो सेम आएगा, जैसे एक प्लस माइनस साइन का डिफरेंस आ सकता है अगर आप अलग अलग डेफिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग आयोटा टू द पावर एन आएगा इंटू डेरिवेटिव, और डेफिनेशन 2 के अकॉर्डिंग माइनस आयोटा टू द पावर एन इंटू डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला या प्रॉपर्टी कब यूज करेंगे हम, जब हमें फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है और फंक्शन के साथ टी टू द पावर एन मल्टीप्लाई हुआ है, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मतलब टी स्क्वायर टी क्यूब ऐसे टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी में जो बताया गया, ये जो रिजल्ट है ये आया कैसे, तो मैं डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग डिराइव कर रहा हूं। वैसे आप डेफिनेशन 2 के अकॉर्डिंग भी डिराइव कर सकते हैं। डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग जो एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, जी ऑफ ओमेगा। तो जी ऑफ ओमेगा इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी डी टी। जी ऑफ ओमेगा को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ क्या किया हमने, सपोज दिस इज इक्वेशन रिलेशन 1, हमने दोनों तरफ ओमेगा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, बिकॉज ओमेगा का फंक्शन है तो ओमेगा के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ओमेगा के रेस्पेक्ट में अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो देखिए आएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी ओमेगा राइट हैंड साइड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा ऑफ दिस इंटीग्रल। ठीक है, तो यहां पे एक इंटीग्रेशन है उसका डेरिवेटिव है, और आप यहां पे नोटिस कीजिए इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रैंड है, ये जो इंटीग्रैंड है ये इंटीग्रैंड किसका फंक्शन है, टोटल सिर्फ टी एफ ऑफ टी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे इंटीग्रैंड की बात कर रहा हूं। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ओमेगा एंड टी प्रेजेंट है। सो इट इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा एंड टी, और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, टी के रेस्पेक्ट में। जो इंटीग्रेशन है वो टी के रेस्पेक्ट में है और यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो ओमेगा के रेस्पेक्ट में है।
तो यहां पे हम लेबनीज रूल ऑफ इंटीग्रल यूज कर सकते हैं। Just 1 second. Leibniz rule for integrals. What is this Leibniz rule? Leibniz rule is, suppose हमारे पास जो इंटीग्रेंड है, इट इज ए फंक्शन ऑफ अल्फा एंड टी। यहाँ पे ना दूसरा नोटेशन यूज करते हैं, कैपिटल एफ, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इंटीग्रेंड जो कैपिटल एफ है वो किसके टर्म्स में है? अल्फा और टी के टर्म्स में है, एंड इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, एंड इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव किया गया किसके रेस्पेक्ट में? अल्फा के रेस्पेक्ट में, बिकॉज टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, जो भी आएगा अल्फा का फंक्शन होगा, तो अल्फा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा dt. दिस इज लेबनीज रूल ऑफ इंटीग्रल्स फॉर इंटीग्रल्स। मतलब डेरिवेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेंड है उसका अल्फा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। दिस इज लेबनीज रूल। ये बहुत जगह पे यूजफुल होता है, ये रिलेशन जो है, ठीक है, ये रूल जो है। तो अब देखिए यहां पर ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल, इसमें इंटीग्रेंड किसका फंक्शन था? ओमेगा टी। जैसे यहाँ पे अल्फा टी का फंक्शन है, ये ओमेगा और टी का फंक्शन है। अल्फा के बदले क्या है? ओमेगा। यहाँ पे अल्फा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव था, यहाँ पे ओमेगा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। तो हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेबनीज रूल? लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको एज इट इज रखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ ओमेगा, और राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव को अगर इंटीग्रेशन के अंदर लिखते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या आएगा? पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा ऑफ द इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड क्या है? एफ ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी dt। जस्ट हमने लेबनीज रूल जो है वो अप्लाई किया है। आएगा ये सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव है, ओमेगा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? देखिए टी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो एफ ऑफ टी ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसके अंदर ओमेगा प्रेजेंट है, तो इसका ओमेगा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस आयोटा टी इंटू ई टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव ओमेगा के रेस्पेक्ट में। टी को कैसे ट्रीट करना है? एज ए कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो आप यहां पे नोटिस करो, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ ओमेगा। यहां पे पार्शियल लिखने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जी किसका फंक्शन है? ओमेगा का ही फंक्शन है। आप पार्शियल लिखो, टोटल डेरिवेटिव लिखो, बात एक ही है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ये जो पार्ट आया है, इसमें अगर हम माइनस आयोटा को बाहर निकाल देते हैं, ये तो कांस्टेंट है, टी पे डिपेंड नहीं करता, इनटू इंटीग्रेशन क्या जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी डी टी। सपोज दिस इज रिलेशन 2, ये हम बाद में भी एक जगह पे यूज करेंगे, ठीक है, रिलेशन 2। अब आप मुझे बताइए, इसको ऐसे लिख दिया, जस्ट माइनस आयोटा को बाहर लिखा है, बाकी फैक्टर अंदर है। अगर आप इक्वेशन रिलेशन 1 में जो ये इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को और इस इंटीग्रल को कंपेयर करो, ये जो इंटीग्रल है, दिस इंटीग्रल एंड दिस इंटीग्रल, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। आप देखेंगे
जो पहला इंटीग्रल है इसमें जो ये एफ ऑफ टी था, यहां पे ये क्या है, एफ ऑफ टी के बदले टी ऑफ एफ ऑफ टी। बाकी इंटीग्रल सेम है। यहां पे जो एफ ऑफ टी था, जस्ट एफ ऑफ टी के बदले यहां पे क्या गया है, टी इंटू एफ ऑफ टी। बाकी इंटीग्रल का फॉर्मेट सेम है। जस्ट आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो इंटीग्रल है उसको कंपेयर कीजिए। तो इस इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं, इस इंटीग्रल को हम बोलते हैं एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म। इस इंटीग्रल को क्या बोला जाता है, दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करेगा, टी इंटू एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म। बिकॉज यहां पे एफ ऑफ टी के बदले यही तो है ना, तो ये भी तो फूरियर ट्रांसफॉर्म है। ये किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म था, ये इंटीग्रल, ये एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है। तो ये किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा, ये इंटीग्रल टी इंटू एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा। इस कंपेयर करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। स्टेप क्लियर एवरीवन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस इंटीग्रल को फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी, इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ ओमेगा, और राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस आयोटा इनटू, इंटीग्रल को हम क्या लिख सकते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी। तो यहां से क्या हम फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी को ये लिख सकते हैं, आयोटा का साइड चेंज कर दीजिए, आयोटा इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ ओमेगा। ये याद रखिएगा। इसी रिलेशन को हम कंपेयर करके ना, जो प्रॉपर्टी था उसका जनरल फॉर्म कंसीडर करेंगे। प्रॉपर्टी में जस्ट क्या था, टी टू द पावर n, यहां पे क्या है, टी टू द पावर 1 मल्टीप्लाई हुआ है। फंक्शन के साथ अगर टी टू द पावर 1 मल्टीप्लाई होगा तो इस नए फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए टी के पावर में कितना है, 1, इसलिए एक बार डेरिवेटिव हुआ है। टी के पावर में 1 है इसलिए एक बार डेरिवेटिव हुआ है, और आयोटा का पावर भी कितना है, 1। तो टी के पावर में 1 है तो आयोटा का पावर भी 1 है, और एक बार डेरिवेटिव हुआ है। टी का पावर जब n होगा तो n टाइम्स डेरिवेटिव होगा, जो प्रॉपर्टी था। सो चेक करेंगे अभी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, टी इंटू एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, कोई डाउट है तो बताइए यहां तक। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा पीछे स्लाइड में जा रहा हूं। ये जो रिलेशन 2 था ना, इस रिलेशन 2 से स्टार्ट करेंगे, दिस वन, इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिलेशन 2 से। तो डी डी ओमेगा ऑफ जी ऑफ ओमेगा इक्वल टू क्या था, माइनस आयोटा इंटू इंटीग्रल, और ये इंटीग्रल ही फूरियर ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इंटीग्रल के अंदर क्या था, टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी डी टी। जो इक्वेशन रिलेशन 2 था उससे स्टार्ट करेंगे अभी। इसमें हमें कैसे मिला था, एक बार डेरिवेटिव करने पे, इसका और एक बार डेरिवेटिव करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। तो इसका अगर हम ओमेगा के रिस्पेक्ट में और एक बार डेरिवेटिव करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ ओमेगा,
एंड दिस इज माइनस आयोटा, फिर से लेबनीज रूल अप्लाई करेंगे, फिर से डेरिवेटिव करना होगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर होगा तो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, यहां पे लेबनीज रूल अप्लाई किया है जो लास्ट स्लाइड में बताया गया था। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस, फिर से लेबनीज रूल अप्लाई किया। नाउ ओमेगा के रिस्पेक्ट में अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो देखिए क्या आएगा, माइनस आयोटा, टी वाला जो पार्ट है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो टी इंटू एफ ऑफ टी, ये तो एज इट इज हो गया, रह गया। एक्सपोनेंशियल टर्म का ओमेगा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव माइनस आयोटा टी इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी डी टी। सिमिलर टाइप ऑफ कैलकुलेशन है। और यहां पे आप नोटिस करो, यहां पे भी अगर माइनस आयोटा को बाहर निकालते हैं तो यह आएगा माइनस आयोटा होल स्क्वायर, दो बार डेरिवेटिव था इसलिए माइनस आयोटा का होल स्क्वायर आ गया। एंड राइट हैंड साइड में जो आएगा उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी डी टी। और इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी। यहां पे जो ये इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म। किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म, यही लिखा गया है यहां पे देखिए, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए, लिख सकते हैं ये। तो यहां पे अगर ये माइनस आयोटा स्क्वायर जो है इसका अगर हम साइड चेंज करते हैं तो देखिए आ जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ ओमेगा। जस्ट माइनस आयोटा स्क्वायर, इसका साइड चेंज कर दीजिए, आप ये लिख पाएंगे। दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इस रिजल्ट को थोड़ा जनरलाइज करते हैं। यहां पे जब हमने एक बार डेरिवेटिव किया था तो हमें ये पता चला था फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म इस फॉर्मेट का है। तो क्या बताया गया था, यहाँ पे टी के पावर में 1 है तो आयोटा के पावर में भी 1 है, और कितनी बार डेरिवेटिव है, एक बार। यहां पे आप देखो एफ ऑफ टी के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में है, एफ ऑफ टी के साथ टी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में है, जो एफ ऑफ टी है उसके साथ टी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब पावर में 2 है, पावर में जब 2 है तो आयोटा के पावर में भी क्या आया है, 2, और डेरिवेटिव का ऑर्डर भी कितना है, 2। जब पावर में यहां पे 1 था, जो पावर है पावर में जब यहां पे 1 था तो आयोटा के पावर में भी 1 आया था और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया था। तो इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, पावर में अगर n होता है, जो प्रॉपर्टी मेंशन किया गया था वो लिखेंगे, पावर में अगर n होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर n इनटू एफ ऑफ टी, तो आयोटा के पावर में भी क्या आएगा, n आएगा, आयोटा टू द पावर n, और कितनी बार डेरिवेटिव होगा, n टाइम्स डेरिवेटिव होगा। हमने 1 और 2 के लिए डिस्कस किया, ऐसे आप nth पावर के लिए भी चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और यही प्रॉपर्टी कुछ देर पहले मेंशन किया गया था, ये फंक्शन के साथ टी टू दी पावर n मल्टीप्लाई करेंगे तो फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा। हमने सॉल्व कैसे कैसे प्रूफ किया इसको,
पहले देखा n इक्वल टू 1 के लिए क्या आ रहा है, फिर n इक्वल टू 2 के लिए क्या आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, तो t टू द पावर n के लिए उसी फॉर्मेट को फॉलो करेगा जो t के पावर में है। जैसे t के पावर में n है, तो आयोटा का पावर में भी n होगा और डेरिवेटिव का पावर भी n होगा। इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। यहां पे हमने डेफिनेशन 1 यूज किया है। अगर आप डेफिनेशन 2 यूज करते तो यहां पे आयोटा के बदले माइनस आयोटा आता। बाकी डेरिवेटिव वाला पार्ट सेम होगा। किसी स्टेप में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। ठीक है, माइनस आयोटा नहीं आएगा। यहां पे साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस आयोटा नहीं होगा, इधर आपका था माइनस आयोटा, जैसे यहां पर इधर माइनस आयोटा था। साइड चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1/-आयोटा। 1/-आयोटा क्या बन जाएगा, प्लस आयोटा। माइनस आयोटा है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस प्लस आयोटा बन जाएगा ना। इसलिए जैसे यहां पर माइनस आयोटा स्क्वायर था, साइड चेंज करेंगे तो आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। साइड चेंज किया गया है ना। एनी अदर क्वेश्चन? तो नेक्स्ट हम इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्लीज ट्राई दिस वन। देखिए, इस क्वेश्चन में कोई डेफिनेशन मेंशन नहीं किया गया है, बिकॉज जो फंक्शन है वो इवन रियल फंक्शन है। ये फंक्शन गिवन है e⁻−ax²। ये क्या है, ये गाउशियन फंक्शन है, और गाउशियन फंक्शन क्या है, इवन रियल फंक्शन। सो इट इज ए गाउशियन फंक्शन जो एक इवन रियल फंक्शन है, और जिस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछा गया है ये भी एक इवन रियल फंक्शन है। तो कोई भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं, आंसर सेम आएगा, बिकॉज इट इज ए इवन रियल फंक्शन। ये भी इवन रियल फंक्शन है, इसीलिए क्वेश्चन में डेफिनेशन मेंशन नहीं किया गया है। कोई भी डेफिनेशन यूज करो, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है। फंक्शन क्या है, गाउशियन फंक्शन। तो गाउशियन फंक्शन है e⁻−ax²। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है 1/√a e⁻−k²/4a। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म दिस वन, ये आ जाएगा। मतलब ये गिवन है क्वेश्चन में, और आप ये कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो यहां पर ये फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, सपोज दिस इज एफ ऑफ एक्स। तो इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या है, जी ऑफ के। यहां पे पोजीशन और के फॉर्म में है, एक्स एंड के। नाउ जिस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछा गया है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x² इंटू e⁻−x²।
आप नोटिस करो ये फंक्शन क्या इस फॉर्मेट का नहीं है, एक्स टू द पावर एन, एन का वैल्यू 2 है, इनटू एफ एक्स। अभी जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया उसमें क्या मल्टीप्लाई किया गया था, टी टू दी पावर एन मल्टीप्लाई किया गया था, यहां पे एक्स टू दी पावर एन मल्टीप्लाई किया गया है, और एन का वैल्यू कितना है, 2। एन का वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है। तो कुछ लोग डेफिनेशन 1 यूज कीजिए, कुछ लोग डेफिनेशन 2 यूज कीजिए, दोनों में सेम आंसर ही आएगा। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या होता है, आयोटा टू द पावर एन इनटू nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ के, जी ऑफ ओमेगा, यहां पे जी ऑफ के है। तो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। सेकंड डेफिनेशन यूज करेंगे तो आयोटा के बदले माइनस आयोटा, और इसमें n कितना है, 2। तो आयोटा स्क्वायर इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ के, जी ऑफ के जो क्वेश्चन में गिवन है। तो जस्ट आप इसका 2 बार डेरिवेटिव कीजिए, जैसे फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। बताइए कौन सा आंसर आ रहा है, और इस मेथड जो बताया गया, इस मेथड में कोई डाउट है कि स्टेप में, तो प्लीज आस्क। ऑप्शन ए या बी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, ए या बी, प्लीज चेक इट एज अ रिमेंबर। लोग कमेंट में बोल रहे हैं बी ऑप्शन करेक्ट है, प्लीज चेक। तो आयोटा स्क्वायर -1, अगर एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो ये आएगा 1/√a, ये तो कांस्टेंट है। एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियली होता है, और चेन रूल में पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा -k/2a। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा ना, माइनस और ये कांस्टेंट को बाहर ही रखते हैं, 1/√2a⁻3, जो कांस्टेंट पार्ट है उसको बाहर रखते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ए और 2 वाला जो टर्म है उसको बाहर ही रखते हैं। तो और एक बार अगर आप डेरिवेटिव करें तो ये आएगा e⁻k²/4a -k/2a, और ऑलरेडी एक k प्रेजेंट था यहां पर, प्लस e⁻k²/4a इंटू 1, ये आ जाएगा। जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 4a⁵ ये आएगा -k² +2a, राइट, बी ऑप्शन करेक्ट है। जस्ट 2 बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, नॉर्मल जैसे फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है, तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। k²/4a में पॉजिटिव कहां है, ये तो माइनस साइन है, ऊपर तो माइनस साइन है, e⁻−k²/4a। तो डेरिवेटिव में भी तो माइनस आएगा, प्लीज चेक योर कैलकुलेशन, बी ऑप्शन करेक्ट है। k²/4a पॉजिटिव मतलब
साथ में माइनस साइन है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है ये। सो नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे, हम ये जो फूरियर ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, तो बताया गया था फूरियर सीरीज में जो फंक्शन होता है वो पीरियोडिक होता है, बट फूरियर ट्रांसफॉर्म में इन जनरल फंक्शन नॉन पीरियोडिक होता है। बट ऐसा नहीं है जो कोई भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो और उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने का भी कुछ कंडीशन होता है। तो वो कंडीशन क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। नाउ फूरियर ट्रांसफॉर्म में इन जनरल फंक्शन नॉन पीरियोडिक है, बट पीरियोडिक फंक्शन का भी फूरियर ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है। और जैसा मैंने बताया था, पीरियोडिक फंक्शन का फूरियर सीरीज भी पॉसिबल है, फूरियर ट्रांसफॉर्म भी पॉसिबल है, और दोनों से जो इंफॉर्मेशन पता चलता है वो सेम है। मैं कुछ देर बाद इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कॉस साइन है, साइन कोसाइन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। तो उसका फूरियर सीरीज करेंगे, जो इंफॉर्मेशन मिलेगा फूरियर ट्रांसफॉर्म से भी सेम इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट पॉइंट जो लिखा गया है, फॉर पीरियोडिक फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शन के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑलवेज एग्जिस्ट। पीरियोडिक फंक्शन के लिए कोई कंडीशन चेक करने का जरूरत नहीं है। पीरियोडिक फंक्शन के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी पीरियोडिक फंक्शन है। नॉन पीरियोडिक के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या कंडीशन है? तो फॉर नॉन पीरियोडिक फंक्शन फूरियर ट्रांसफॉर्म विल एग्जिस्ट इफ, फर्स्ट कंडीशन, द फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव्स वैनिश एट t इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी। जो फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स हैं वो प्लस माइनस इंफिनिटी पे जीरो बनना चाहिए। वैनिश मतलब जीरो बनना चाहिए। तो एफ ऑफ टी और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर जो भी है, nth ऑर्डर, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो प्लस माइनस इंफिनिटी पे जीरो बनना चाहिए। मतलब टी जब इंफिनिटी तरफ अप्रोच करेगा तो ये जीरो बनना चाहिए, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, ऑल शुड अप्रोच टुवर्ड्स जीरो। तो पहला कंडीशन तो ये है। और दूसरा कंडीशन है द फंक्शन इज इंटीग्रेबल इन नेचर। फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल नेचर का होना चाहिए। क्वांटम में आप लोग पढ़ते हैं स्क्वायर इंटीग्रेबल, ये इंटीग्रेबल नेचर का होना चाहिए। तो फंक्शन शुड बी इंटीग्रेबल इन नेचर। इंटीग्रेबल का मतलब क्या है? फूरियर ट्रांसफॉर्म में जो एफ ऑफ टी है वो रियल फंक्शन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकता है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना ये एफ ऑफ टी को रियल ही होना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकता है एफ ऑफ टी। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का भी फूरियर ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है। तो इंटीग्रेबल होने का मतलब फंक्शन का जो मॉड्यूलस है, मॉड ऑफ एफ टी, इसका जो इंटीग्रेशन है ये फाइनाइट आना चाहिए। इसका मतलब है फंक्शन इंटीग्रेबल है। तो इंटीग्रेबल होने का मतलब फंक्शन का जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो फाइनाइट होना चाहिए इन द एंटायर स्पेस। फंक्शन के मॉड्यूलस का इंटीग्रल इन द एंटायर स्पेस फाइनाइट होना चाहिए। और जो आप क्वांटम मैकेनिक्स में स्क्वायर इंटीग्रेबल पढ़ते हैं उसमें मॉड्यूलस का स्क्वायर लिखते हैं। जैसे कहीं पे बोला गया फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, तो स्क्वायर इंटीग्रेबल में कंडीशन क्या होता है? इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ टी स्क्वायर डी टी। तो यहां पे हम मॉड्यूलस के स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं। ये क्या होना चाहिए? ये एक फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए। यहां पे जस्ट इंटीग्रेबल है तो मॉड्यूलस का इंटीग्रल किया गया है।
ओके, क्लियर। तो पीरियोडिक फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन नॉन पीरियोडिक फंक्शन के लिए ये दो कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होना चाहिए। एक तो फंक्शन और जो डेरिवेटिव है वो t टेंस टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे जीरो बनना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन, फंक्शन शुड बी इंटीग्रेबल इन नेचर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नॉर्मली हम ऐसे ही चेक करते हैं। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जब बताइए इस गिवन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो हम ये दोनों कंडीशन चेक करते हैं, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव इंफिनिटी पे जीरो भी बनना चाहिए और फंक्शन इंटीग्रेबल भी होना चाहिए ना। नॉर्मली एमसीक्यू एग्जामिनेशन में क्या होता है, एमसीक्यू एग्जामिनेशन में ये सेकंड इंटीग्रल चेक करने का ऐसा जरूरत नहीं पड़ता। एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें फर्स्ट कंडीशन से ही आंसर पता, मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट ऑप्शन से ही आंसर पता चल जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। यह क्वेश्चन गेट 2002 का है। क्वेश्चन में पूछा गया है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डज नॉट एग्जिस्ट। चार फंक्शंस गिवन है, किस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, यह क्वेश्चन पूछा गया है। किस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या बोला गया है, फंक्शन जो है वो प्लस माइनस इंफिनिटी पे जीरो बनना चाहिए और उसका डेरिवेटिव भी जीरो बनना चाहिए। जस्ट इसी कंडीशन को अप्लाई करके आप आंसर बता सकते हैं, राइट। सी ऑप्शन में जो फंक्शन गिवन है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज सी ऑप्शन में जो फंक्शन है e टू द पावर एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी पे मीन x अप्रोचेस प्लस माइनस इंफिनिटी, इट इज नॉट जीरो, ये इनफाइनाइट बन जाएगा। और पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन था प्लस माइनस इंफिनिटी पे फंक्शन जीरो को अप्रोच करना चाहिए, बट ये नॉन जीरो है, इनफाइनाइट वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है, e टू द पावर एक्स स्क्वायर का फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। तो जस्ट एक कंडीशन चेक करने से बता सकते हैं कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस हैं उसमें जो फंक्शंस हैं वो प्लस माइनस इंफिनिटी पे जीरो बनता है, जैसे e टू द पावर माइनस मॉड एक्स, ये क्या फंक्शन है, टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है, ये टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है। तो इसका जो ग्राफ है इस तरीके का दिखेगा। तो टू साइडेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ इस तरीके का दिखता है। अब देख सकते हैं ये प्लस माइनस इंफिनिटी पे जीरो बन रहा है, माइनस इंफिनिटी पे भी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है और प्लस इंफिनिटी पे भी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो प्लस माइनस इंफिनिटी पे क्या है, जीरो। जो सेकेंड ऑप्शन है एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ देखने में कैसा होगा, ये भी आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जितने भी क्वेश्चन ये पूछा गया है ना ये क्वांटम से भी हम रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, स्मॉल एक्स के लिए कौन, स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए कौन डोमिनेट करेगा, एक्स। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जैसा होगा। और लार्ज एक्स के लिए कौन डोमिनेट करेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक जगह पे मैक्सिमा आएगा और फिर डिके। और ये ऑड फंक्शन है तो इन्वर्टेड मिरर इमेज। तो स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए एक्स डोमिनेट करेगा, इसीलिए स्ट्रेट लाइन जो आप देख सकते हैं ये पोर्शन जो है वो स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, बिकॉज स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए एक्स डोमिनेट करता है और लार्ज वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए
एक्सपोनेंशियल पार्ट डोमिनेट करता है तो ये होगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मेट का। और ये ऑड फंक्शन है तो इन्वर्टेड मिरर इमेज। यहां पे भी आप देखिए माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन का वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है और प्लस इन्फिनिटी पे भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। एंड द थर्ड वन, ये तो गाउशियन फंक्शन है, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन में जो है, दिस इज गाउशियन फंक्शन। पीक कहां पे आएगा? 0 पे, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x इक्वल टू 0 पे पीक आएगा। और आप देख सकते हैं यहां पर भी x जब माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी बनेगा तो फंक्शन 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। सिर्फ ऑप्शन सी में जो फंक्शन है वो प्लस माइनस इंफिनिटी पे 0 नहीं बनेगा, तो इसलिए उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और एक तरीका भी है, इसको आप क्वांटम से रिलेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वांटम में आप लोग बाउंड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। बाउंड स्टेट मतलब पार्टिकल का मोशन अगर एक सर्टेन रीजन के अंदर कन्फाइंड है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड स्टेट। पार्टिकल का मोशन अगर सर्टेन रीजन के अंदर कन्फाइंड है तो पार्टिकल के स्टेट को हम क्या बोलते हैं? बाउंड स्टेट। जो बाउंड स्टेट वेव फंक्शन है उनका फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। जो बाउंड स्टेट वेव फंक्शंस हैं उनका फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। बाउंड स्टेट वेव फंक्शन, ध्यान रखिएगा, बाउंड स्टेट वेव फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, ऑलवेज। और बाउंड स्टेट वेव फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या है? फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूअस। मतलब जो वेव फंक्शन है वो फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। एंड बाउंड स्टेट होने के लिए जो एक्स्ट्रा कंडीशन है, जो वेव फंक्शन है वो प्लस माइनस इंफिनिटी पे 0 बनना चाहिए। ये लोग क्वांटम में पढ़े होंगे। तो बाउंड स्टेट वेव फंक्शन इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूअस। और प्लस माइनस इंफिनिटी पे क्या होगा? 0। अगर गिवन फंक्शन एक बाउंड स्टेट वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। ठीक है? जो बाउंड स्टेट वेव फंक्शन है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। और ऑप्शन ए, बी और डी में जो गिवन है ना, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन, इसमें ये बाउंड स्टेट वेव फंक्शन ही है। ये तीनों वेव फंक्शन के साथ आप क्वांटम मैकेनिक्स में डील करते हैं। अब चेक भी कर सकते हैं ये बाउंड स्टेट वेव फंक्शन के प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर हम पर्टिकुलर सिस्टम की बात करें, ये जो e टू द पावर माइनस मॉड एक्स है ना, दिस इज द वेव फंक्शन फॉर ए डिराक डेल्टा पोटेंशियल सिस्टम। ये आप क्वांटम में पढ़ेंगे, माइनस वी नॉट डिराक डेल्टा एक्स। 1 सेकंड। ये जो e टू द पावर माइनस एक्स है ये क्या है? दिस इज द वेव फंक्शन फॉर द सिस्टम जहां पे पोटेंशियल डिराक डेल्टा नेचर का है। डिटेल्स आप क्वांटम मैकेनिक्स में देखेंगे वेव फंक्शन ये आता कैसे है, माइनस वी नॉट डिराक डेल्टा एक्स। और ये बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो सेकेंड ऑप्शन में फंक्शन गिवन है ये भी एक वेल नोन वेव फंक्शन है। दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। आप 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे क्वांटम में। 1D लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें वेव फंक्शन ऐसा दिखेगा, इस फॉर्मेट का होगा। और जो
फोर्थ ऑप्शन है गाउशियन फंक्शन, ये किस का वेव फंक्शन है? ये भी हार्मोनिक ऑसिलेटर में दिखता है। दिस इज द वेव फंक्शन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इन वेव फंक्शन के बारे में आप क्वांटम में भी पढ़ेंगे, तो अगर आप थोड़ा क्वांटम से रिलेट करें तब भी आप बता सकते हैं ये बाउंड है, तो इनका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगी, और इनका फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो पोजीशन स्पेस से के स्पेस में चला जाता है। तो दीज आर वेरी वेल नोन वेव फंक्शंस इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। कोई डाउट या क्वेश्चन है इसमें? कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट जो मैंने चीज बताया था, ये पीरियोडिक फंक्शन का फूरियर सीरीज भी एग्जिस्ट करता है, पीरियोडिक फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, और दोनों से जो इंफॉर्मेशन पता चलेगा वो सेम है, वो चेक करते हैं। सेम इंफॉर्मेशन का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे हमारे पास एक फंक्शन है कॉस ओमेगा नॉट टी, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है कॉस ओमेगा नॉट टी। ठीक है, नाउ यहां पे हम कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज की बात करेंगे, बिकॉज कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज को ही हम कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेट करते हैं। तो अगर आपको बोला जाए कॉस ओमेगा नेट टी का कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कीजिए, तो क्या लिखेंगे? इसको जस्ट एक्सपोनेंशियल में लिख देना है, 1/2 e टू द पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी। तो इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो फॉर्म लिखा गया है दिस इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। बस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम किस टर्म में लिखते हैं? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। तो यहां पे भी तो मैंने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में लिखा है। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज ऑफ कॉस ओमेगा नॉट टी। अब इंफॉर्मेशन का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे आप नोटिस कीजिए जो पहला टर्म है इसमें फ्रीक्वेंसी पार्ट कितना है? ओमेगा नॉट। और जो सेकेंड पार्ट है इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस ओमेगा नॉट। तो जब आप कॉस ओमेगा नॉट टी का कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज एक्सपेंशन कर रहे हैं तो इसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स क्या क्या आ रहे हैं? एक आ रहा है ओमेगा नॉट और दूसरा आ रहा है माइनस ओमेगा नॉट। सेम इंफॉर्मेशन का मतलब है जब हम इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तब भी सेम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हमें पता चलेंगे। जैसे कॉस ओमेगा नॉट टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है ये हमने पहले डिस्कस किया था। तो एफ ऑफ टी है कॉस ओमेगा नॉट टी, इसका अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं जी ऑफ ओमेगा तो ये आता है पाई इंटू डिराक डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस पाई डिराक डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ये कैसे आता है। अब आप यहां पे देखिए जो कॉस ओमेगा नॉट टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो दो डिराक डेल्टा का लीनियर कॉम्बिनेशन है। जो पहला डिराक डेल्टा फंक्शन है
इसका पीक कहां पे है? इसका पीक है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे। और जो दूसरा डिराक डेल्टा फंक्शन है, इसका पीक कहां पे है? ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट पे। तो दो पीक्स है, एक ओमेगा इक्वल टू प्लस ओमेगा नॉट और दूसरा ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट। ओके, इसका मतलब लास्ट क्लास में बताया गया था, जिस फ्रीक्वेंसी पे इसका मॉडुलस नॉन जीरो होता है वही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है। तो आप बताइए जी ओमेगा का जो मॉडुलस है वो कहां कहां पे नॉन जीरो होगा? जहां पे ये पीक है। डिराक डेल्टा फंक्शन जो है वो तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे नॉन जीरो होता है ना। तो जो पहला डिराक डेल्टा फंक्शन है वो नॉन जीरो कहां पे होगा? ओमेगा नॉट पे। और जो दूसरा डिराक डेल्टा फंक्शन है दिस वन, ये कहां पे नॉन जीरो होगा? माइनस ओमेगा नॉट पे। तो जो मॉडुलस ऑफ जी ओमेगा है वो सिर्फ इन दो फ्रीक्वेंसीज पे ही नॉन जीरो आएगा, एक ओमेगा नॉट और दूसरा माइनस ओमेगा नॉट। और यही क्या रिप्रेजेंट करेंगे? फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ एफ ऑफ टी। These are the frequency component of f of t. अब देखिए, जो मैं बोल रहा था सेम इंफॉर्मेशन फूरियर सीरीज के जब हम बात कर रहे थे तब भी आपको फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या क्या मिला था? प्लस ओमेगा नॉट एंड माइनस ओमेगा नॉट। तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ एफ ऑफ टी ओमेगा नॉट एंड माइनस ओमेगा नॉट। जब आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म से कैलकुलेट किया तब भी सेम कंपोनेंट ही मिले, इसी को हम बोल रहे थे सेम इंफॉर्मेशन मिलेगा। बिकॉज जो पीरियोडिक फंक्शन है उसके लिए फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। तो दोनों से जो इंफॉर्मेशन मिलेगा, मतलब जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा वो सेम ही मिलेगा, डिफरेंस कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा आप किसी भी पीरियोडिक फंक्शन के लिए चेक कर सकते हैं। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। सो नेक्स्ट जो हम और एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, अगर हमें फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है तो उसके डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन, मतलब अगर हमें फंक्शन का ट्रांसफॉर्म पता है तो उसके डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी कब एप्लीकेबल है? दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इफ फंक्शन and all its derivatives vanish at t equal to plus minus infinity। फंक्शन और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो प्लस माइनस इंफिनिटी पे वैनिश करेंगे, जीरो बनेंगे। आपको लग सकता है ये प्रॉपर्टी तो ट्रू है, अदरवाइज फूरियर ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी जो मैंने बताया, जब फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने का कुछ कंडीशन है तो पहला कंडीशन तो यही था, जो पहला कंडीशन था वो यही था। इसको मैं अलग से मेंशन क्यों कर रहा हूं? बिकॉज ये कंडीशन किसके लिए बताया गया था? ये कंडीशन बताया गया था नॉन पीरियोडिक फंक्शन के लिए। ये जो कंडीशंस है वो कौन सेटिस्फाई करेगा? नॉन पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना, जो पीरियोडिक फंक्शन है उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये प्रॉपर्टी तभी एप्लीकेबल है जब प्लस माइनस इंफिनिटी पे फंक्शन या उसका डेरिवेटिव जीरो बने, वो पीरियोडिक हो या नॉन पीरियोडिक हो। प्लस माइनस इंफिनिटी पे फंक्शन और उसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो बनना चाहिए,
तभी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर्टी क्या है, हम डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज जी ऑफ ओमेगा, ये मैं डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? जी ऑफ ओमेगा। तो डेफिनेशन 1 मतलब ये, डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग जी ऑफ ओमेगा को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? देखिए क्या लिखा गया है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डीएफ डीटी, फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा आयोटा ओमेगा इंटू जी ऑफ ओमेगा। फंक्शन का जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा आयोटा ओमेगा होल स्क्वायर इंटू जी ऑफ ओमेगा। और फंक्शन का जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा आयोटा ओमेगा होल टू द पावर n इंटू जी ऑफ ओमेगा। मतलब जो फंक्शन है, फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है, तो फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? जी ऑफ ओमेगा। तो फंक्शन के डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, फंक्शन का जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? जो जी ऑफ ओमेगा है इसके साथ ये टर्म एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आयोटा ओमेगा होल टू द पावर n। जो जी ऑफ ओमेगा यहां पे था उसके साथ ये आयोटा ओमेगा होल टू द पावर n, ये फैक्टर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहां पे अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो आयोटा ओमेगा का पावर कितना होगा? 1। सेकेंड ऑर्डर है तो आयोटा ओमेगा का पावर कितना होगा? 2। nth ऑर्डर डेरिवेटिव है तो आयोटा ओमेगा टू द पावर n। तो इस प्रॉपर्टी के यूज करके हम फंक्शन के डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म बता सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आ कैसे रहा है अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग है। डेफिनेशन 2 के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डेफिनेशन 2 के अकॉर्डिंग जस्ट एक साइन का चेंज होगा। जैसे यहां पे हम देख रहे हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? आयोटा ओमेगा होल टू द पावर n। सेकेंड डेफिनेशन में आयोटा ओमेगा के बदले माइनस आयोटा ओमेगा आ जाएगा। दिस वन देखिए, आयोटा ओमेगा के बदले क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा ओमेगा। जैसे एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? जी ऑफ ओमेगा। तो फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? देखिए, जी ऑफ ओमेगा के साथ माइनस आयोटा ओमेगा। डेफिनेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा था? प्लस आयोटा ओमेगा, यहां पे माइनस आयोटा ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? माइनस आयोटा ओमेगा 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा जी ओमेगा साथ। और अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव है तो माइनस आयोटा ओमेगा n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 में सिर्फ डिफरेंस क्या है? डेफिनेशन 1 में आयोटा ओमेगा मल्टीप्लाई होता है और डेफिनेशन 2 में माइनस आयोटा ओमेगा। तो एक साइन का चेंज आएगा आंसर में, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं ये आता कैसे है। तो डेफिनेशन 2 के अकॉर्डिंग प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग भी प्रूफ कर सकते हैं। तो पहले जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर से आपको आइडिया लग जाएगा सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर में क्या आ सकता है। तो डीएफ डीटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डेफिनेशन 2। ये जस्ट क्या चेंज होगा? एफ ऑफ टी के बदले डीएफ डीटी। ये मैंने, ये माइनस प्लस नहीं है, सॉरी, ये मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये प्लस ही होगा। सेकेंड डेफिनेशन में प्लस आता है ना ये। तो क्या लिख सकते हैं हम? इंटीग्रेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यूज कर रहे हैं सेकंड डेफिनेशन, और फंक्शन के बदले क्या आएगा? डीएफ डीटी। डीएफ डी भी तो एक फंक्शन ही है ना, जो डीएफ डीटी है वो भी एक फंक्शन ही है। प्लस आयोटा,
तो जस्ट क्या किया गया, सेकेंड डेफिनेशन में एफ ऑफ टी के बदले डी एफ डी टी, बस डी एफ डी टी भी एक फंक्शन ही है ना। यहां पे आप नोटिस करो, यहां पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हम बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो ई टू दी पावर आयोटा को फर्स्ट फंक्शन एंड डीएफ डी को सेकेंड फंक्शन। ओके, बिकॉज डीएफ डी एग्जैक्टली क्या है हमें पता तो है नहीं, डीएफ डी तो कुछ भी हो सकता है, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो बाई पार्ट्स रूल अप्लाई कीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ टी। सेकेंड फंक्शन था क्या, डीएफ डी, तो डीएफ डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ टी। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो आयोटा ओमेगा ई टू दी पावर आयोटा ओमेगा टी, टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। सेकेंड फंक्शन डीएफ डी है, उसका इंटीग्रेशन आएगा एफ ऑफ टी। ओके, क्लियर है ये। अब बताइए, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अपर लिमिट है इंफिनिटी और लोअर लिमिट है माइनस इंफिनिटी। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर आप रिप्लेस करते हैं तो वैल्यू कितना आएगा फर्स्ट पार्ट में, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में वैल्यू, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों में वैल्यू जीरो आएगा, दोनों में अपर लिमिट पे भी जीरो आएगा और लोअर लिमिट पे भी जीरो आएगा। अब देखिए ये जो ई टू दी पावर आयोटा ओमेगा टी है, इसके अंदर क्या है, साइन और कोसाइन। तो टी का वैल्यू कितना भी लार्ज हो, इंफिनिटी मतलब क्या है, लार्ज वैल्यू, तो टी का वैल्यू कितना भी लार्ज हो, इसका वैल्यू कितना होगा, फाइनाइट। बिकॉज ई टू दी पावर आयोटा ओमेगा टी के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइन कोसाइन प्रेजेंट है। अब साइन कोसाइन जो है ये कभी इंफिनिटी तो बन नहीं सकता, जो साइन कोसाइन है ये कभी इंफिनिटी बन नहीं सकता, तो ये पार्ट तो ऑलवेज फाइनाइट होगा। और अभी कुछ देर पहले बताया गया था फंक्शन का वैल्यू प्लस माइनस इंफिनिटी पे क्या होगा, जीरो। ये बताया गया था। तो जो ई टू दी पावर आयोटा ओमेगा टी है उसका वैल्यू फाइनाइट है और जो फंक्शन है उसका वैल्यू जीरो है। तो ये क्वांटिटी फाइनाइट है और ये क्वांटिटी जीरो है, तो फाइनाइट इंटू जीरो क्या होता है, जीरो। आप प्लस इन्फिनिटी रिप्लेस करो या माइनस इन्फिनिटी, ये ई टू दी पावर वाला जो पार्ट है ये फाइनाइट आएगा और एफ ऑफ टी कितना आएगा, जीरो। फाइनाइट इंटू जीरो कितना होता है, जीरो। तो अपर लिमिट पे भी जीरो आएगा और लोअर लिमिट पे भी जीरो होगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे भी जीरो आएगा, प्लस इन्फिनिटी पे भी जीरो आएगा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो जब आप कैलकुलेट हम क्या कर रहे थे, डीएफ डी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉरी फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डीएफ डी इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो है उसमें अपर लिमिट रिप्लेस करेंगे तब भी जीरो आएगा, लोअर लिमिट रिप्लेस करेंगे तब भी जीरो आएगा। अपर लिमिट भी जीरो आएगा और लोअर लिमिट भी जीरो आएगा। और सेकेंड पार्ट में देखिए क्या था, सेकेंड पार्ट में जो आयोटा ओमेगा था उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। तो माइनस आयोटा ओमेगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी ई टू दी पावर आयोटा ओमेगा टी डी टी। अब आप बताइए, पहला पार्ट तो जीरो बन गया और सेकेंड पार्ट माइनस आयोटा ओमेगा ये मल्टीप्लीकेशन में है, और ये जो इंटीग्रल है ये क्या जी ऑफ ओमेगा नहीं है,
जी ऑफ ओमेगा तो यही इंटीग्रल था, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा ओमेगा इनटू जी ऑफ ओमेगा। देखिए यही प्रॉपर्टी था। सेकंड डेफिनेशन में हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये आ गया माइनस आयोटा ओमेगा जी ओमेगा। ऐसे ही अगर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में बाई पार्ट्स रूल एक बार अप्लाई करना पड़ा था, सेकेंड ऑर्डर में ये दो बार अप्लाई करना पड़ेगा। ये अब डायरेक्टली मतलब यहाँ पे दो बार का जरूरत भी नहीं है, ये जो रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं, ये रिजल्ट हमने डिराइव किया इसी का यूज कर सकते हैं। देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, फंक्शन के बदले आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये भी एक फंक्शन ही है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इनटू ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी डी टी, ये आएगा। ठीक है, अब आप यहां पर बाई पार्ट्स रूल अप्लाई कीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अगर आप बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। सेकेंड फंक्शन है क्या, सेकेंड फंक्शन है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और लिमिट है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और सेकेंड पार्ट देखिए आएगा माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस आयोटा ओमेगा ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएफ डी टी, फिर इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, यह आएगा। जस्ट हमने बाई पार्ट्स रूल अप्लाई किया है, एक्सपोनेंशियल टर्म को फर्स्ट फंक्शन और जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको सेकेंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। ठीक है, राइट राइट, प्लस आएगा यहां पर, सेकेंड डेफिनेशन है ना तो प्लस आयोटा ओमेगा आएगा, राइट। ठीक है, अब आप बताइए जो फर्स्ट टर्म है उसमें जो डीएफ डी टी प्रेजेंट है, डीएफ डी टी का वैल्यू प्लस माइनस प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी पे कितना होगा, जीरो। डीएफ डी टी का वैल्यू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे जीरो होगा, और ये तो फाइनाइट होता है, इसका वैल्यू फाइनाइट है, और साथ में क्या मल्टीप्लीकेशन में आएगा, जीरो। तो फर्स्ट पार्ट तो जीरो ही बनेगा, अपर लिमिट भी जीरो और लोअर लिमिट भी जीरो, प्लस माइनस आयोटा ओमेगा को इंटीग्रेशन के बाहर निकालते हैं, आयोटा ओमेगा को अगर आप इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे तो ये इंटीग्रेशन बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ डी टी इंटू ई टू दी पावर आयोटा ओमेगा टी डी टी। जो आयोटा ओमेगा है उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखा है, बाकी सेम। अब आप देखिए ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन क्या फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डीएफ डी को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये जो इंटीग्रेशन है किसको रिप्रेजेंट करता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डीएफ डी को। ठीक है, और फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डीएफ डी क्या होगा, ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, तो वही लिख देंगे। देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डीएफ डी क्या है, दिस, तो रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए फाइनल क्या आएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन
इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट तो जीरो बन गया, यहां पे एक माइनस आयोटा ओमेगा है और यहां पे भी एक माइनस आयोटा ओमेगा है, तो ये आएगा माइनस आयोटा ओमेगा होल स्क्वायर इंटू जी ऑफ ओमेगा। तो देखिए दो बार डेरिवेटिव है, तो ये माइनस आयोटा ओमेगा दो बार आया है। ऐसे आप n टाइम्स डेरिवेटिव के लिए भी बता सकते हैं। जैसे यहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था तो माइनस आयोटा ओमेगा एक बार आया था जी ओमेगा के साथ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो माइनस आयोटा ओमेगा दो बार आया है। ऐसे अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो n टाइम्स आएगा, यही प्रॉपर्टी बताया गया अभी। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है माइनस आयोटा ओमेगा होल टू द पावर n इंटू जी ऑफ ओमेगा। और ये हमने सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रूफ किया है। सिमिलरली अगर आप फर्स्ट डेफिनेशन यूज करते हैं तो माइनस आयोटा के बदले प्लस आयोटा आ जाएगा। किसी स्टेप में डाउट है तो प्लीज आस्क। किसने हैंड रेस किया है, क्या क्वेश्चन है? Sir, can we apply this method in periodic functions? No, in general not, because periodic function does not become zero at infinity. For this property to apply, this condition should be satisfied. The function should be zero at plus minus infinity. So normally in case of periodic function, this is not applicable. इस पीरियोडिक फंक्शन प्लस माइनस इन्फिनिटी पे जीरो होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? सर सर हाँ बताइए। तो क्या जब हम पीरियोडिक फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये चेक नहीं करेंगे कि इसका डेरिवेटिव t टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पे जीरो हो या नहीं? अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी पे जीरो होता है तब ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अगर जीरो नहीं होता है तो नॉर्मल कैलकुलेशन होगा। ठीक है, थैंक यू। नहीं है, पीरियोडिक फंक्शन के लिए प्लस माइनस इन्फिनिटी पे जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। थैंक यू। सिर्फ नॉन पीरियोडिक के लिए हम चेक करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? ई टू दी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है बट साथ में यहाँ पे आयोटा प्रेजेंट है, आयोटा की वजह से उसका ऑसिलेटरी बिहेवियर होगा। ई टू दी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी है बट ये दोनों फंक्शन अलग है, ई टू दी पावर एक्स एंड ई टू दी पावर आयोटा एक्स। आयोटा का मतलब उसके अंदर साइन कोसाइन प्रेजेंट है, तो जब आप ई टू दी पावर एक्स लिखेंगे एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन, तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी पे दिस। ई टू दी पावर एक्स क्या है? एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन। लेकिन ई टू दी पावर आयोटा एक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? साइन कोसाइन फंक्शन। साइन कोसाइन का वैल्यू +1 से -1 के बीच में होता है, तो इसका वैल्यू भी ऑलवेज फाइनाइट आएगा। तो ऐसा नहीं है पावर में इन्फिनिटी है, एक आयोटा का इफेक्ट भी तो दिखेगा, और आयोटा की वजह से वो फंक्शन ऑसिलेटरी नेचर का है, और यहां पे आयोटा प्रेजेंट है, ई टू दी पावर आयोटा ओमेगा टी। आयोटा की वजह से साइन कोसाइन आएगा। सर df/dt इंफिनिटी पे जीरो कैसे होगा? पीरियोडिक फंक्शन के लिए इन्फिनिटी पे जीरो होना यह मुश्किल है, पीरियोडिक फंक्शन के लिए इन्फिनिटी पे जीरो होना, बिकॉज वो रिपीट कर रहा है ना, जीरो होना मुश्किल है पीरियोडिक फंक्शन के लिए।
आई डोंट थिंक ऐसा पीरियोडिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो मतलब एग्जैक्टली इन्फिनिटी पे जीरो बन जाएगा, अप्रोच करेगा। आई डोंट थिंक सो। इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है ये नॉर्मली पीरियोडिक फंक्शन के लिए वैलिड होता नहीं है। इस पीरियोडिक फंक्शन प्लस माइनस इन्फिनिटी पे जीरो बनेगा ये जरूरी नहीं होता। हाँ बताइए। तो ये जो df/dt एट प्लस माइनस इंफिनिटी पे जीरो लिखे हैं, जीरो कैसे होगा सर? ये अगर जीरो होगा तभी ये प्रॉपर्टी ट्रू है। गाउसियन फंक्शन प्लस माइनस इन्फिनिटी पे जीरो होता है। अब गाउसियन फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए, वो भी प्लस माइनस इन्फिनिटी पे जीरो होगा। गाउसियन फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए और उसका ग्राफ प्लॉट कीजिए और देखिए प्लस माइनस इन्फिनिटी पे क्या आ रहा है। किसी ने क्वेश्चन किया है जो पीरियोडिक फंक्शन के लिए तो हम स्मॉलेस्ट इंटरवल चूज करते हैं, लेकिन फूरियर ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रेशन तो एंटायर स्पेस में ही होता है ना। फूरियर सीरीज में हम स्मॉलेस्ट इंटरवल में इंटीग्रेशन करते हैं, बट फूरियर ट्रांसफॉर्म में जो इंटीग्रेशन होता है वो तो एंटायर स्पेस में ही होता है ना। पीरियोडिक फंक्शन हो या नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो, फूरियर ट्रांसफॉर्म में जो इंटीग्रेशन होता है वो एंटायर स्पेस में ही होता है। इसीलिए हम प्लस माइनस इन्फिनिटी पे चेक कर रहे हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रेशन एंटायर स्पेस में होता है, स्मॉलेस्ट इंटरवल में नहीं। किसी ने क्वेश्चन किया है इज देयर एनी पीरियोडिक फंक्शन विच रिपीट इटसेल्फ प्लस माइनस इन्फिनिटी। कोई फंक्शन प्लस माइनस इन्फिनिटी के बाद रिपीट करने का मतलब क्या है? वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। कोई फंक्शन प्लस माइनस इन्फिनिटी पे रिपीट करने का मतलब क्या है? टाइम पीरियड क्या हम बता सकते हैं उसका? अगर कोई फंक्शन प्लस माइनस इन्फिनिटी के बाद रिपीट कर रहा है, हमें यही पता नहीं है प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कहां पे है, कौन सा पॉइंट है, तो उसका टाइम पीरियड बताना पॉसिबल होगा? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वो कभी रिपीट ही नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली प्लस माइनस इन्फिनिटी के बाद रिपीट करने का मतलब है वो रिपीट ही नहीं कर रहा है, वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियोडिक फंक्शन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर प्लस माइनस इन्फिनिटी, इसी का मतलब नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। गाउशियन फंक्शन, देन टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन, ये सारे नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। ये कब रिपीट करेंगे? प्लस माइनस इन्फिनिटी के बाद। बट प्लस माइनस इन्फिनिटी क्या है हमें वही पता नहीं है, तो ये कभी रिपीट ही नहीं करेगा। द थिंग इज दिस। जो डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला है वो नॉर्मली पीरियोडिक फंक्शन के लिए वैलिड नहीं होगा। जो डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला बताया गया, प्रॉपर्टी बताया गया, ये प्रॉपर्टी कब वैलिड होता है? व्हेन फंक्शन इज जीरो, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव जो है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी पे जीरो बन जाए। बट जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं वो प्लस माइनस इन्फिनिटी पे जीरो होना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए ये डेरिवेटिव वाला जो प्रॉपर्टी है ये साइन कोसाइन जैसे पीरियोडिक फंक्शन के लिए यूज मत कीजिएगा। ओके। किसी ने बोला है जो साइन को तो एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं, लेकिन साइन को एक्सपोनेंशियल में लिखने का मतलब क्या वो जीरो बन जाता है? अगर आप साइन को एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो क्या वो प्लस माइनस इन्फिनिटी पे जीरो बन जाएगा? लिखने का मतलब तो सिर्फ हम फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। सपोज आप साइन एक्स को ऐसे लिख रहे हैं 1/2 आयोटा e टू द पावर आयोटा एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा एक्स। आपने लिख दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये लिखने की वजह से क्या प्लस माइनस इंफिनिटी पे जीरो चला आएगा? फॉर्मेट चेंज करने पे वैल्यू चेंज नहीं होता। एंड सेम इज ट्रू फॉर कोसाइन फंक्शन ऑल्सो। ये सिर्फ हम मैथमेटिक्स को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लेते हैं, बट इससे वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो नॉर्मली ये प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन के लिए वैलिड नहीं है। तो नेक्स्ट हम ये जो डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं।
प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ये डीपीपी शीट 10 का क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन में फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन गिवन है, और ये कौन सा डेफिनेशन है? फर्स्ट डेफिनेशन है या सेकंड डेफिनेशन है? इज इट फर्स्ट डेफिनेशन और सेकंड डेफिनेशन? राइट, फर्स्ट डेफिनेशन। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, अगर डेफिनेशन गिवन है वो कौन सा डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन। ओके, तो यहां पर एक फंक्शन है। फंक्शन में बेसिकली क्या प्रेजेंट है देखिए, फंक्शन के अंदर एक तो डिराक डेल्टा फंक्शन प्रेजेंट है, दूसरा डिराक डेल्टा फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो फंक्शन के अंदर एक डिराक डेल्टा फंक्शन है और दूसरा डिराक डेल्टा फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। लेट्स कैलकुलेट। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन, तो क्या लिख सकते हैं हम? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, टर्म बाय टर्म कैलकुलेट करते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन प्लस समेशन को एक्सपैंड करने का जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मेट पर रख के कैलकुलेशन करेंगे। समेशन को अगर आप एक्सपैंड भी करते हैं तब भी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा, बट फालतू में ये सीरीज एक्सपैंड करने का अभी कोई जरूरत नहीं है। तो कांस्टेंट जो पार्ट है उसको एज इट इज रखते हैं, -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल। और डिराक डेल्टा फंक्शन का डेरिवेटिव है तो क्या होगा? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, और डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है? 2n। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव को ऐसे भी लिखा जाता है। तो यहां पे डिराक डेल्टा फंक्शन का डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है? 2n, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है ये। ओके, तो पहले बताइए डिराक डेल्टा फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है यूजिंग द फर्स्ट डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन यूज कीजिए और डिराक डेल्टा फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म। वन आएगा, प्लीज चेक। डिराक डेल्टा फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, लास्ट क्लास में एक स्टैंडर्ड टेबल बताया गया था फूरियर ट्रांसफॉर्म को, उसका भी यूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी 1 आएगा। तो हम बोल सकते हैं इस फंक्शन को अगर हम f(x) मान के चलते हैं, ये जो फंक्शन है इसको अगर हम f(x) मान के चलते हैं, f(x) नहीं, दूसरा कोई नोटेशन दे दीजिए, phi(x), तो इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है इसको हम क्या बोल सकते हैं? g ऑफ k। f(x) क्वेश्चन में यूज किया गया, कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए phi ऑफ x लिख रहे हैं। तो डिराक डेल्टा को phi ऑफ x, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है g ऑफ k। तो उसके डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा देखिए, सेकेंड टर्म समेशन ओवर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहां पे डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है? 2n। तो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या मल्टीप्लाई होगा? आयोटा ओमेगा, मतलब आयोटा के। फर्स्ट डेफिनेशन में प्लस आयोटा के होता है, सेकंड डेफिनेशन में माइनस आयोटा के। यहां पे ओमेगा के बदले के है, और डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो कितना है? 2n। तो आयोटा के का पावर भी कितना होगा? 2n इनटू g ऑफ k। जो अभी कुछ देर पहले डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी बताया गया वो रिप्लेस किया गया है, आयोटा के टू द पावर n इंटू g ऑफ k। क्लियर? और g ऑफ k कितना है? g ऑफ k इज 1,
ये तो अभी बताया गया डिराक डेल्टा फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो g ऑफ k कितना है 1, ठीक है, राइट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप यहां पे नोटिस कीजिए ये जो सीरीज एक्सपेंशन आया है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन जो एक सीरीज के फॉर्म में था, तो पहला टर्म आ गया 1 एंड सेकेंड टर्म n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल आयोटा के होल टू द पावर 2n, यह है ना। इस समेशन को अगर आप एक्सपैंड करते हैं तो एक इनफाइनाइट सीरीज आएगा। 1 प्लस n इक्वल टू 1 2 3 के लिए चेक कीजिए, ये सीरीज आ जाएगा दिस। जस्ट समेशन को एक्सपेंड कीजिए, विल गेट दिस। तो फर्स्ट स्टेप में समेशन एक्सपेंड करने का जरूरत नहीं है, आप फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के बाद समेशन एक्सपेंड कीजिए। अब देखेंगे n इक्वल टू 1 के लिए ये टर्म आएगा, n इक्वल टू 2 के लिए ये टर्म आएगा, n इक्वल टू 3 के लिए ये टर्म आएगा, एंड सो ऑन। और ये किसका एक्सपेंशन है, ये हमने ऑलरेडी टेलर सीरीज वाले पार्ट में डिस्कस किया था। दिस इज ए सीरीज एक्सपेंशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन। कॉस हाइपरबोलिक के का सीरीज एक्सपेंशन यही है। तो गिवन फंक्शन का जो सीरीज के फॉर्म में था उसका फूरियर सीरीज क्या होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक की। किसी स्टेप में डाउट है तो प्लीज आस्क। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्लीज चेक योर कैलकुलेशन, सब में प्लस साइन आएगा, माइनस नहीं आएगा, सब में प्लस साइन आएगा। यहाँ पे यहाँ की वजह से एक माइनस साइन आएगा और अंदर आयोटा भी तो है, आयोटा स्क्वायर भी तो -1 आएगा। तो यहां से जैसे n के बदले 1 रिप्लेस करेंगे, तो n के बदले 1 रिप्लेस करेंगे तो यहां से -1 आएगा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर भी -1 है, तो -1 +1 हो जाएगा। बस आयोटा जो पार्ट है उससे भी एक साइन आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डेरिवेटिव वाला प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, कॉस हाइपरबोलिक की। ऐसे क्वेश्चन नेट एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं। एज अ रिमेंबर, अभी तक 3 बार इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा गया है, डेरिवेटिव वाला जो प्रॉपर्टी है 3 बार नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इस डेरिवेटिव प्रॉपर्टी से। तो हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया आज, आई थिंक 5 या 6 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा उसका कंडीशन क्या है उसके बारे में डिस्कस किया। तो फॉर एग्जामिनेशन ये टेबल आप याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। मतलब एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, जी ऑफ ओमेगा। एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है जी ऑफ ओमेगा, फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये, सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये। तो इन फंक्शंस का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इनमें से बहुत सारे हमने प्रूफ किए हैं, मैक्सिमम ही प्रूफ किया है, ठीक है। जस्ट मैंने यहां पर ये वाला पार्ट प्रूव नहीं किया है, इसके अलावा तो ऑलमोस्ट। एफ स्टार का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एफ ऑफ टी। ये आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एफ ऑफ टी, फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जैसे आप साई स्टार कैलकुलेट करते हैं वैसे ही फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। मतलब फंक्शन का पता है तो फंक्शन के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का क्या होगा। और ये भी मैंने ऐसे प्रूफ करके तो नहीं दिखाया, बट ये तो आसान है समझना। लीनियर कॉम्बिनेशन है तो टर्म बाय टर्म कैलकुलेट करते हैं।
इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज हैं ये हमने आज क्लास में प्रूफ किए हैं। दोनों ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा और डेफिनेशन 2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, दोनों याद रखना है। बस क्वेश्चन में जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है, डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो आप लोग डीपीपी शीट और प्रीवियस ईयर बुकलेट का जो क्वेश्चन है वो ट्राई कीजिएगा। कोई डाउट है तो मैं नेक्स्ट क्लास में पहले जो डाउट है फूरियर ट्रांसफॉर्म पार्ट से वो डिस्कस करूंगा। आफ्टर दैट नया टॉपिक लैपलास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ बताइए। सर कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म से पहले वाली स्लाइड एक बार शो कर दो। यस सर, यही वाली। सर इससे नेक्स्ट वाली भी। सर वो क्वेश्चन उसी स्लाइड में कंप्लीट हो गया था। बस और कोई क्वेश्चन? सर यहाँ पे ये जो टेबल लास्ट वाला आप शो किए थे उसमें जो फंक्शंस है उसका इवन ऑड से कोई मतलब नहीं है क्या कि है, मतलब कोई कनेक्शन है? क्योंकि डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 में कुछ फंक्शंस का फूरियर ट्रांसफॉर्म सेम रह रहा है और कुछ का अलग है। नहीं, इसमें इवन ऑड का ऐसा कुछ नहीं है टेबल में, ऐसा नहीं है। जैसे ये जो प्रॉपर्टी है एफ ऑफ ए टी, ठीक है, इसमें तो ये इवन ऑड कुछ भी हो सकता, मतलब इवन ऑड कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्री कोई भी हो सकता है, तब भी ये दोनों सेम है। तो इसमें इवन ऑड का ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर। Sir, what about Fourier transform of derivatives in damped functions? बताइए व्हाट? What about Fourier transform of derivatives in damped functions? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डैम्ड फंक्शन, आपने ऐसा कुछ बोला क्या? कैन यू जस्ट जो भी आपने क्वेश्चन किया एक बार चैट में टाइप करके भेज सकते हैं? मे बी वर्ड आपने जो बोला मुझे क्लियरली समझ में नहीं आया, लास्ट वाला पार्ट डैम्ड या कुछ प्रियो कुछ बोला आपने, बट मैसेज में टाइप करके भेज सकते हैं। सर जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं डिराक फंक्शन का, तो इसकी कौन सी फॉर्म यूज करेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन के? जोर से बोलिए क्या? जब डिराक डेल्टा फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो डिराक डेल्टा की कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी? डेल्टा को डिराक डेल्टा ही रखना है और क्या करना है? जैसे डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना, आपने बताया था डिराक डेल्टा की। सॉल्व करना है। समझ नहीं आया सर, आवाज कट गई थी। डिराक डेल्टा का जो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है वो यूज करना है। ऐसा डिराक डेल्टा का फॉर्म चेंज करने का जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। डिराक डेल्टा का ये एक प्रॉपर्टी होता है जो हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट यूज करते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है फाई ऑफ एक्स,
या कोई दूसरा फंक्शन फाई हमने वहां पे यूज किया था, h ऑफ x इंटू डिराक डेल्टा x माइनस ए, इस टाइप के जब इंटीग्रेशन आएंगे इसको हम लिख सकते हैं h ऑफ a। तो डिराक डेल्टा फंक्शन का जब आप फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इसी से मैंने बोला था ना डिराक डेल्टा का 1 आ जाएगा, इसी को यूज करके बोला था। तो डिराक डेल्टा को ये फॉर्मेट यूज करने का जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी यूज कीजिए, डिराक डेल्टा का आ जाएगा। सर सर अगर जो पीरियोडिक फंक्शन है अगर उनमें हमारी डेरिवेटिव वाली फॉर्म आती है तो वहाँ ये प्रॉपर्टी तो अप्लीकेबल नहीं होगी, तो फिर उनको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे डेफिनेशन यूज करके, नॉर्मल डेफिनेशन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेंगे, फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला बताएगा वो फॉर्मूले से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसमें हमें इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं पड़ा था, प्रॉपर्टी से बता दिया था। अगर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है तो इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। यस सर। सर मींस पीरियोडिक फंक्शन का अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा हमारे तो फिर एक या दो डबल डेरिवेटिव तक ही आएगा, ज्यादा का नहीं मिलेगा। जैसे इनमें nth डेरिवेटिव भी था जैसे। नहीं पूछा जाता है, इतना लंबा तो नहीं पूछा जाएगा। यस सर, थैंक यू सर। सर हेलो बताइए। सर, एक जगह आपने बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ f प्लस माइनस इंफिनिटी पे हम 0 ले लिए थे, वो कैसे मुझे समझ नहीं आया। 0 नहीं है, वो फंक्शन ऐसा है जैसा आएगा वो यस सर। फंक्शन ऐसा है, उसका डेरिवेटिव करने पे वो 0 आएगा प्लस माइनस इंफिनिटी पे। अगर आपके पास फंक्शन ये है, इसका अगर आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो ये प्लस माइनस इंफिनिटी पे 0 नहीं होगा। इसका ग्राफ कुछ देर पहले ड्रॉ किया गया था, जो एक क्वेश्चन था, गेट का क्वेश्चन था। इसमें जस्ट माइनस साइन होने की वजह से ग्राफ जो है वो इन्वर्ट कर जाएगा, ऐसा आ जाएगा लाइक दिस। तो डेरिवेटिव को जो है वो तो फंक्शन का प्रॉपर्टी है ना, वो तो फंक्शन से पता चलेगा। सर वो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव फंक्शन में, तो फंक्शन डिफाइन नहीं था ना उस टाइम। फंक्शन 0 था। कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं ये क्लियरली बताइए तो भाई। जब प्रूफ करवा रहे थे आप सर उसमें। हाँ बताइए। हाँ सर, इसमें सर यहाँ जो नीचे वाली लाइन है लास्ट से सेकंड। तो इसमें मैंने क्या बोला है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू फाइनाइट है, लेकिन फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू 0 होगा, तो फाइनाइट इंटू 0 0 बन जाएगा। तो अपर लिमिट पे भी डेरिवेटिव 0 कैसे होगा सर? तभी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, अगर 0 नहीं होगा तो एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, प्रॉपर्टी लगा है। ये तो बोला है, प्रॉपर्टी इज वैलिड ओनली व्हेन इट बिकम 0, हाँ सर, तभी एप्लीकेबल है ये। ठीक है सर। सर सर जो अभी उन्होंने पूछा था जो डैम्ड फंक्शन है, जैसे बेसल फंक्शन था हमारा जे हाफ और जे माइनस हाफ का, उस टाइप से अगर फंक्शन होगा तो वो भी तो पीरियोडिक होगा या नहीं होगा? वैसे तो पीरियोडिक होगा लेकिन वो एम्पलीट्यूड उसका डिक्रीज होता जाएगा, तो उसके लिए क्या एप्लीकेबल होगा इनमें? उसमें पीरियोडिक नहीं होता ना, वो तो नॉन पीरियोडिक, रिपीट का सर सेम। रिपीट, हाँ सर वही, जैसे साइनस ऑसिलेटरी बिहेवियर तो है पर वो एम्पलीट्यूड डिके होता जा रहा है उसका, तो उस केस में ये अप्लाई करेंगे अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म है तो। ये सर ये डेरिवेटिव वाला ये वाला
तो अप्लाई हो जाएगा ना सर? है। यस सर, वो प्लस माइनस इनफाइनाइट पे 0 ही बनेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।